आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज एक ऐसे जननायक की हम चर्चा करने जा रहे हैं जिनका जन्मदिन कल पूरा देश मनाएगा, लेकिन आज उनकी उपलब्धियां, उनकी तमाम महत्वपूर्ण बातें और उसके साथ साथ उनके व्यक्तित्व के कुछ पहलू हम आपके सामने रख रहे हैं। यह क्या छोटी बात है कि एससीओ के मंच पर जहां दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हो, वहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब अपनी बातचीत से पहले ओपनिंग स्टेटमेंट देते हैं तो उस ओपनिंग स्टेटमेंट में ऐसा लगता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिल रहा है। बातचीत में जो आत्मीयता दिखती है वो बताती है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच में संबंध कितने आत्मीय स्तर पर हैं। और इस आत्मीय स्तर की बातचीत को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, मैं जानता हूं कि आपका जन्मदिन कल है और रूस में हम जन्मदिन मनाने के तरीके को अलग अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आज आपको अग्रिम बधाई दे रहा हूं जन्मदिन के लिए। रूस के राष्ट्रपति सार्वजनिक मंच पर बातचीत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की ऐसी बधाई दें तो क्या आप इसे मामूली बात मानेंगे? समझ जाइए कि भारत का सर कितना ऊंचा होता है जब भारत के प्रधानमंत्री को शीर्ष पर बिठाते हैं रूस, अमेरिका जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष। और यह बताता है कि आज हिंदुस्तान के कद को आगे बढ़ाने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी सघन और अहम भूमिका है। Tomorrow, my dear friend, you are about to celebrate your birthday. As per the Russian tradition, we never offer congratulations in advance, so I cannot do that right now. But I would like you to know that we know about that, and we wish you all the best. We wish all the best to the friendly Indian nation, and we wish prosperity to India under your leadership. ये बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और बताती हैं कि आज हिंदुस्तान किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण देश है और इस देश का नेतृत्व कौन कर रहा है। अब दुनिया यही कह रही है कि मंच तो पुतिन और शी जिनपिंग का था, लेकिन महफिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े थे। मंच लूट गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया ऐसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देख रही। दरअसल संकट कितने भी बड़े हों, गहरे हों, लाइलाज हों, एक नायक उम्मीदों और सपनों के साथ देश की जनता को सकारात्मक रास्ते पर जब लेकर चलता है तो वो नायक पूरे देश को लेकर आगे बढ़ता है। गरीब परिवार से निकला एक व्यक्ति नाम नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज होता है, आसीन होता है और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देश की बागडोर संभालता है। यह बात एक नायक, उसकी इच्छा शक्ति और उसकी शक्ति को प्रदर्शित करती है। दुनिया कोरोना की चपेट में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए, न सिर्फ देश की रक्षा की बल्कि दुनिया को संजीवनी के तौर पर कोरोना का टीका दिया। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने उरी और पठानकोट का जख्म हिंदुस्तान के सीने पर दिया तो बदलकर आक्रामक तेवर के साथ बालाकोट और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर लोगों का सफाया, आतंक का सफाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया अपनी अगुवाई में। खेल की बात कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से मिलकर बातचीत करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, उसका परिणाम है कि आज आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर भारतीय खिलाड़ी भारत का नाम ऊंचा करते हैं, मेडल पर मेडल लाते हैं और सोना चमकता है। बच्चों की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि हर बच्चे के अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा के मंत्र देते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, मिलते और जुलते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि एक तारतम्य में बैठ चुका है। आस्था की बात हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचते हैं, नक्शा बदल जाता है, अयोध्या पहुंचते हैं, राम मंदिर का शिलान्यास हो जाता है। सियाचिन में देखिए तो ऐसा लगता है जैसे कि जवानों के बीच में एक दिलेर खड़ा है, दिवाली मनाकर आते हैं, जवानों के शौर्य के साथ देश की आवाम को जोड़ते हैं। कुंभ के मेले पर नजर डालिए तो वहां पर सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आज पूरे समाज में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जिन्हें हम अपने समाज के सबसे निचली पायदान पर मानते हैं, उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे श्रद्धेय मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं तो ऑटो से सैटेलाइट तक, मंगलयान तक पहुंचता है। जरा सोचिए, किसी ने सपने में नहीं सोचा था
कि जितने पैसे में भारत से अमेरिका बिजनेस क्लास में आप पहुंचे, उतने पैसे में मार्स तक यान पहुंचा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह भी होता है। संसद पहुंचते हैं तो संविधान की चौखट पर मंदिर की तरह दंडवत प्रणाम करते हैं, और यह दंडवत प्रणाम उनके संसद भवन के आगाज को एक अलग आयाम देता है। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर आपको बता रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल आयोजन किया था और पूरे देश ने साइंस की इस बड़ी उपलब्धि को आपके सामने रखा था। यह तस्वीर गवाह है उसकी। आगे बढ़कर बताएं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार 18 घंटे काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो अपने आप को क्या कहते हैं? प्रधान सेवक। देश की जनता के प्रति अपने आप को समर्पित पाते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वजह से जननायक बनते हैं, लोकनायक बनते हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं इन तमाम बातों। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा करती है, भरोसा करती आई है, और आज प्रधानमंत्री का भरोसा देश के जन जन में बैठता है, और इसीलिए 135 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को अच्छे तरीके से मानते, समझते और बूझते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। अब आइए आपको हम बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ एक सफल प्रधानमंत्री के तौर पर हैं, एक जननायक के तौर पर हैं, लेकिन अगर आप संस्थाओं की बात करें, परंपराओं की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, तो उसमें मूलभूत परिवर्तन आप एक नेतृत्व में साफ देख सकते हैं। गणतंत्र के तौर पर आज भारत को एक नई दिशा भी मिली। कई पुरातन की चीजों को खत्म किया गया, जैसा कि योजना आयोग, उसे खत्म कर दिया गया, उसे खत्म कर नीति आयोग बनाया गया। इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। प्लानिंग कमीशन को हर 5 साल पर एक नए तरीके से भारत को गढ़ने का मौका मिलता था, लेकिन ये कम्युनिज्म की एक ऐसी निशानी थी जो हमारे ऊपर बोझ बन चुकी थी। उस बोझ से आज हिंदुस्तान आजाद है, और आज हम पंचवर्षीय योजना नहीं 50 साल की योजना बनाते हैं, और यह बताता है कि आप भविष्य को किस तरह से आंकते हैं, उसका निर्धारण कैसे करते हैं। रेल बजट और आम बजट के दिन ऐसा लगता था जैसे कि दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पेश हो रहे हैं। इन सबको मिलाकर एक करने के साथ पूरे देश को यह संदेश दिया गया कि फाइनेंस का मतलब होता है एक लेखा जोखा, और एक बही खाता सब कुछ तय कर देता है। अगर सेना की भर्ती की बात की जाए, यहां पर काफी कमी दिखाई दे रही थी। सरकार एक योजना लेकर आती है अग्निवीर, जिसकी वजह से तीनों सेनाओं के अंगों को एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर मिल जाता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेना के तीनों अंगों को एक साथ लाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की स्थापना की जाती है। इसकी परिकल्पना होती है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान, लेकिन उसके बाद इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा पाता है, और अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे काम को आगे बढ़ाते हैं, जिससे सेना के काम करने को लेकर काफी बढ़त मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सोच थी कि हर सांसद एक गांव को गोद ले ले, ताकि गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा, गांव बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। ये तो कुछ वो बदलाव हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो संस्थागत तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व में किया, जो देश के लिए नजीर हैं। एक नायक न सिर्फ अपने संस्थान में बदलाव करता है, बल्कि पूरे समाज की भी सोचता है, सकारात्मक सोच को भी उत्पन्न करने की कोशिश करता है। उनके जन्मदिन के मौके पर इस बात को भी हमें ध्यान देना चाहिए। जरा सोचिए, क्या आज हिंदुस्तान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक स्लोगन है? नहीं है ना। आज ये हर किसी के दिमाग में बैठी हुई एक सोच है, जहां बच्चियों को आगे बढ़ाना भारत की प्राथमिकता है। ऐसा नहीं कि पहले इस बात पर चर्चा नहीं होती थी, लेकिन आज इस पर जोर है, आज इस पर सरकार का फोकस है, तमाम सरकार इस पर काम कर रही है। योजना को लॉन्च किया, और इस योजना के तहत बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है। हमारे अल्पसंख्यक समाज में 3 तलाक एक ऐसी प्रथा थी जो कि महिलाओं के उत्पीड़न का सबसे बड़ा साधन था। 3 तलाक को कानून बनाकर इस प्रथा को खत्म कर महिलाओं को उनकी बेड़ियों से आजाद करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई। क्या कोई सोच सकता है कि लाल किले के प्राचीर से खड़ा होकर एक देश का प्रधानमंत्री यह कहे कि चलिए सफाई करते हैं, मैं झाड़ू उठाता हूं, आप भी मेरे साथ झाड़ू उठाइए, और देश को ऐसा बनाते हैं कि हर कोई एक स्वच्छता के माहौल में रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सफाई को एक अभियान के तौर पर सामने रखने के साथ साथ लोगों के जहन में सफाई को एक महत्वपूर्ण जीवन का अंग भी बना दिया। गंगा मैली है, गंगा दूषित है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, फिल्म तक बन गई, लेकिन गंगा के
सफाई के लिए तमाम परियोजनाएं बस आईं और ठप पड़ गई। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्थापित किया कि देश को कैसे नदियों के जरिए स्वच्छ किया जा सकता है, और जब गंगा साफ हो जाएगी तो पूरे देश में एक सफाई का अभियान ही नहीं होगा, बल्कि एक साफ गंगा पूरे देश के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर होगी। जरा विचार कीजिए इस बारे में कि क्या देश का कोई प्रधानमंत्री अब तक इस बात पर जोर दे सकता था लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर कि हमारे देश की आधी आबादी जो गांव में रहती है, उस आधी आबादी के पास शौच के लिए सही साधन उपलब्ध नहीं है। छोटी सी बात, साधारण सी, घर की महिलाएं घर से बाहर निकले, ये तो घर की इज्जत बाहर निकलने के बराबर है। इस छोटी सी बात को इतने बड़े आयाम तक ले गए कि आज देश के कोने कोने में हर जगह पर शौच की सुविधाएं हमारे देश की आधी आबादी को मिलती है। विकलांग, यह शब्द हमारी जीवन का हिस्सा बन गया था जब भी हम दिव्यांग को देखते थे, लेकिन विकलांग हमेशा नकारात्मक सोच को सामने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया शब्द गढ़ा, दिव्यांग। दिव्य, यह शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, और हमारे भाई बहन जो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं, जब आप उन्हें दिव्यांग कहते हैं तो उन्हें एक बल मिलता है, संबल मिलता है। इस नारे को जरा सोचिए और गढ़िए, लोकल फॉर वोकल। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन की वास्तविकता है। महात्मा गांधी ने सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दिया था। अगर आप खादी गढ़ते हैं, अगर आप चरखा चलाते हैं, सूत काटते हैं और खादी का कपड़ा पहनते हैं, तो आप अपने देश का अभिमान, अपने देश के गौरव को आगे बढ़ाते हैं। इसी सोचकर एक अगले लेवल तक ले जाना, वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का पूरा यह प्रयोजन, यह सोच, इस सोच को एक बहुआयामी आयाम देते हुए पूरे देश के रक्षा के उपकरणों को मेक इन इंडिया के तहत सामने बनवाना, यह एक निर्णायक सोच वाला व्यक्ति ही कर सकता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजनाएं समाज में एक बड़े बदलाव का सूचक है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने का आह्वान किया। उनका कहना था कि जिस भी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा की आमदनी है, आप स्वेच्छा अपने मन से सब्सिडी छोड़ दीजिए। सब्सिडी गरीब लोगों के लिए है, ताकि सुविधाएं उन तक पहुंच सके। जो माताएं और बहनें चूल्हे पर खाना बनाती हैं और उनकी आंखें पथरा जाती हैं, उनके लिए गैस की सब्सिडी छोड़ दें। पूरे देश ने उनके इस आह्वान को सुना और उसके आधार पर सब्सिडी छोड़ी गई। ये एक लोकनायक की बात है, एक विश्वास की बात है, एक भरोसे की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान क्या था, देखिए आप। सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी गैस सब्सिडी को ट्रांसफर करने की स्कीम में सिर्फ 100 दिन के कालखंड में हमने सफलता पाई है। 100 दिन के अल्प समय में दुनिया की सबसे बड़ी सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम 12 करोड़ लोगों को बैंक खाते में सीधी गैस सब्सिडी पहुंचना, ये छोटी काम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा काम यहां पूरा हुआ। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वाणी अपने आप में प्रदर्शित करती है कि किस तरह से समाज सुधारक के तौर पर उन्होंने देश में अपने आप को प्रस्तुत भी किया है। इन्हीं परंपराओं में देश ने सबसे बड़ा बदलाव किया, पद्म सम्मान के नाम के चयन को। और जरा सोचिए, इस पर विचार कीजिएगा। 70 साल से देश के एक इलीट वर्ग को हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहा, हम सब देखते रहे, लेकिन जो वाकई में पद्म सम्मान के हकदार रहे, क्या उन तक ये बात पहुंची? क्या कभी मैला ढोने वाले किसी दलित समुदाय के व्यक्ति को यह मौका मिला? यह मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान मिला, जब राजस्थान के उषा उमर, केरल के दलित समाज के कार्यकर्ता ए.के. कुंजल, हल्दी की खेती करने वाले मेघालय की ट्रिनिटी साइयो, बिहार के मधुबनी जिले में रहने वाली दुलारी देवी, झारखंड में रहने वाली छुट्टन देवी जैसी शख्सियत को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बुलाकर पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म सम्मान देश को एक डोर में बांधे, ये एक निर्णायक सोच थी जिसको अमली जामा पहनाया गया।
और जैसे हम निर्णायक बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक व्यक्ति का चित्र बस अंकित हो जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक ऐसा व्यक्ति जो ठोस फैसले लेता है, निर्णायक फैसले लेता है और जो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो या सीमा की सुरक्षा की बात हो, चाहे संवेदनशील कदम उठाना हो, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी हो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी करनी हो, इन सब मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत निर्णायक और ठोस कारगर फैसले लिए। उरी पर आतंकी हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सीधे घुस गई भारत की फौज। बालाकोट में एयर स्ट्राइक कराई गई क्योंकि पुलवामा पर आतंकी हमला हुआ। विंग कमांडर अभिनंदन जिस तरीके से वहां पकड़े गए थे और महज 2 दिन के अंदर में उन्हें पाकिस्तान को सुरक्षित भारत को सौंपना पड़ा, यह भारत की जीत थी। अगर उत्तर पूर्वी राज्यों में म्यांमार से निकलकर आतंकवादी भारतीय फौज की सेना पर हमला करते हैं तो म्यांमार के भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का मादा हिंदुस्तान ने दिखाया। फैसला किसने लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को हमेशा यह संदेश दिया कि आतंकवाद के मसले पर अगर आप आंख भी तरेंगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। यह हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। यह शब्द आज भी हर हिंदुस्तानी के कानों में गूंजता है, घर में घुस के मारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान को चेतावनी नहीं, विस्तारवाद की नीति अपनाता हुआ चीन जब लद्दाख के क्षेत्र में LAC पर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त भी भारत का स्टैंड क्लियर था। चाहे डोकलाम का मुद्दा हो, चाहे गलवान के वैली पर भारतीय जमीन की सुरक्षा में 20 शूरवीरों के जान गंवाने का मसला हो, चाहे गोगरा स्प्रिंग की बात हो, हर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को आड़े हाथों लिया और चीन को मुंह की खानी भी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद की नीति पर सीधे लद्दाख की जमीन से चीन को ललकारा। भारत ने चीन को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड का संगठन बनाया। चीन को हाल के सालों में इस सैन्य संगठन से बड़ी परेशानी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललकार किस तरीके से की, यह भी आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश नीति के आधार पर आगे बढ़ते रहे। चाहे रूस के साथ संबंधों को बहाल रखना हो, अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आगे बढ़ाना हो, रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNSC में रूस के खिलाफ वोट तब किया एक बार जब आवश्यकता थी, अन्यथा हर मौके पर रूस के साथ खड़े रहे, दोस्ती निभाई। भारत ने रूस से अमेरिका के तमाम विरोध के बावजूद S-400 मिसाइल प्रोग्राम्स खरीदे और वो आज भी भारत को मिल रहे हैं। अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस से सस्ता तेल, कच्चा तेल भारत आयात करता रहा क्योंकि यह भारत के राष्ट्र हित के लिए रहा। अब जरा सोचिए, ऐसे कितने मौके आपको दिखे होंगे जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने चुनाव प्रचार के लिए किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली में बुलाया था। यह तस्वीरें दुनिया भूली नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप में के साथ भारत की नजदीकियां काफी बढ़ी। इसके बावजूद भारत ने जब देखा कि F-16 हमारे लिए बहुत फायदेमंद नहीं है तो भारत ने फ्रांस के साथ सौदा किया, राफेल विमान खरीदे गए। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन अमेरिका के फैसले के खिलाफ भारत रूस के साथ आज भी अपने संबंध बनाए हुए, हम आज भी कच्चा तेल खरीद रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्णायक भूमिका निभाते हुए एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा। इसलिए वैश्विक स्तर पर आज अगर भारत कहीं किसी दबाव के आगे झुकता हुआ नहीं दिखता है तो इसलिए क्योंकि एक नेता है जो अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत किए हुए खड़ा दिखाई देता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कभी भी अपने आप को पिछड़ते हुए नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप देखें तो आर्थिक मुद्दे पर आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। ब्रिटेन को हाल ही में हमने छाड़ दिया है। ब्रिटेन अब 6ठी अर्थव्यवस्था बन चुका है, हम अब 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज हमारी इकोनॉमी 3.17 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जिसको 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2024 में बनाएंगे, जिसके आसार बड़े पैमाने पर दिख रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ एक नए भारत के निर्माण में जुटे हैं। 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। तो न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को गति दी, बल्कि दीमक की तरह देश की अर्थव्यवस्था को चाटने वाले भ्रष्टाचार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 सालों में नकेल कसने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ साथ जनधन खाते खुलवाए गए हैं, ताकि जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो सीधे लोगों के अकाउंट तक पहुंचे। इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जो एक जमाने में कहा जाता था कि अगर केंद्र सरकार के जरिए 1 रुपया दिया जाता है किसी आम आदमी की भलाई के लिए, उसकी स्कीम के लिए, तो 15 पैसा उसकी जेब में पहुंचता है। आज 1 रुपया सरकार खर्च करती है, वो सीधे उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में, उसके खाते में पहुंचता है। जीरो करप्शन। यह उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है, पूरी दुनिया इसको मानने लगी है। पूरे देश को अगर एक सूत्र में बांधना है तो पूरे देश में एक आर्थिक कानून, एक टैक्स लॉ होना चाहिए। जीएसटी को लागू कर इस पूरे कानून को अमली जामा पहनाकर हिंदुस्तान में व्यापार को आगे बढ़ाने में एक बड़े मूलभूत परिवर्तन को आयाम दिया गया है। डिजिटल भुगतान में आज दुनिया में भारत अपना डंका बजा रहा है, क्योंकि आज भारत में जिस तरह से तमाम ऐप्स के जरिए, उसके साथ साथ डिजिटल माध्यम के जरिए भुगतान हो रहा है, यह सब कुछ बताता है कि आज शायद आपको करेंसी की जरूरत नहीं है। कई मौकों पर आप बाहर निकलिए, आपके पास मोबाइल फोन है, काफी है, आपको और नोट नहीं चाहिए। एक वक्त हुआ करता था जब पैरेलल इकोनॉमी कहा जाता था, जो कि ब्लैक मनी इकोनॉमी थी, वो इतनी बड़ी थी कि भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी भारत की ब्लैक मनी थी। आज उसके काफी आसार खत्म होते हुए दिखाई दे रहे, प्रभाव खत्म होता दिखाई दे रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत स्तंभ देने के लिए किसानों की मजबूती आवश्यक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए भी एक विजन सामने रखा, बीज से बाजार तक। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं आधार मुहैया कराई, उस पर चर्चा करते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इसे हर किसान तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि जमीन की कितनी उपज हो सकती है इसका निर्धारण हो सके। किसानों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 6,000 रुपए सालाना उनके खातों में डाले जा रहे हैं। किसान निधि डाली जा रही है और उसके साथ साथ किसान बीमा योजना को बृहत कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर में अमली जामा पहनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में फसलों की एमएसपी करीबन 1.5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। आप सोचिए किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी। अब अगर हम आपको एमएसपी के पेमेंट के आंकड़े सामने रखें, 2009 से लेकर 2014 के बीच में सरकार ने एमएसपी पर 645 करोड़ रुपए खर्च किया। 2016 से 2021 के बीच में सरकार ने 56,798 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ एमएसपी पर। देश में किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को संसद में पारित कराया। देश में किसानों का विरोध करीबन 1 साल तक चला। ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कानून से, इस पारित कानून से हर किसी को परहेज होता दिखाई दे रहा है, अराजकता जैसी स्थिति बनती हुई दिख रही थी। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बातों को मानते हुए यह कानून वापस ले लिया है, यह मानते हुए कि ये कानून बहुत अच्छे थे, लोकप्रिय नहीं थे। कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं, हम आगे आपको ले चलेंगे। लोकप्रियता की बात जब आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यह बात स्पष्ट मानी जा रही है कि अगर आज आप बीते 8 सालों में उनकी लोकप्रियता के पैमाने को देखें तो एक भी साल ऐसा नहीं गुजरा है जब उनकी लोकप्रियता पूरे देश में 70% या उससे कम हुई। 70% से ऊपर ही रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है देश में, आप इसी बात से समझ जाइए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 8 सालों में 90 से ज्यादा देशों की यात्राएं की हैं। दुनिया के 13 देश उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। उन्हें जो अवार्ड्स मिले हैं अब आपको बताते हैं। बहरीन में द किंग हमद अवार्ड ऑफ द रेनेसां उनको मिल चुका है। मालदीव ने उन्हें निशान इज्जतुद्दीन पुरस्कार से सम्मानित किया। यूएई ने उन्हें जैद मेडल से सम्मानित किया। रूस ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल से उन्हें सम्मानित किया। दक्षिण कोरिया ने उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड उन्हें दिया। फिलिस्तीन ने ग्रेट कॉलर अवार्ड उन्हें दिया। अफगानिस्तान की तरफ से उन्हें अमी अमानुल्लाह खान अवार्ड दिया गया। सऊदी अरब ने उन्हें किंग अब्दुल्ला अजीज सैश पुरस्कार से सम्मानित किया। ग्लोबल गोल्ड कीपर अवार्ड उन्हें मिला है। संयुक्त अमेरिका से उन्हें लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया जा चुका है। फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार उन्हें दिया जा चुका है और भूटान का ग्लैपो क्लास 1 सम्मान भी उन्हें मिल चुका है। ये तमाम सम्मान उन्हें क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि चाहे हिंदुस्तान की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आज अगर ग्लोबल सर्वे किया जाए तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर नंबर 1 चुने जाते हैं। ग्लोबल लीडर्स में 75% की अप्रूवल रेटिंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और यह बताती है कि आज अगर आप इन्हें द ग्लोबल लीडर कहते हैं तो ये अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं है। और ऐसे नेता के जन्मदिन पर हम सब की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।